हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे परमाणु। परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना, सभी चीज़ डिटेल से परमाणु के बारे में समझेंगे कि आखिर परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम कण क्या है? जैसे एक चावल का दाना आप लीजिए, उस चावल के दाना को आप उसे इतना तोड़िए, इतना तोड़िए, इतना तोड़िए कि उसका और फिर टूटना नामुमकिन हो जाए। इतना तोड़िए, कोई भी पदार्थ को इतना तोड़िए कि वो और नहीं टूट सकता, उसी को कहते हैं परमाणु। परमाणु उसे वह सूक्ष्मतम कण को कहते हैं जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी तोड़कर दिखा दिया लैब में। किस तरह से तोड़ा गया? उसे परमाणु अंशतः गोलाकार माना जाता है। परमाणु जो है वो गोलाकार माना जाता है और उस गोला के चारों साइड कक्षा बना हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं कक्षा। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरह से, इस तरह से। और बीच में होता है नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे P से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को N से सूचित करते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में आए कि परमाणु कितने मौलिक कणों से बना हुआ है, तो 3 मौलिक कणों से बना हुआ है। 3 मौलिक कण कौन कौन? एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को P प्लस से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन के N से, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से। इसको नोट लिखते हैं। अब ये प्लस माइनस और नोट जो है वो आगे समझाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, उसे छोड़िए, इधर अब समझिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ये जो कक्षा बनाए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन भी क्रम में सजा हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे निकालते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और इसमें 8, इसमें 18? तो एक सूत्र है 2n²। सूत्र है 2n²। n क्या है? कक्षा है। पहली कक्षा का निकालना है तो पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर, तो 2। फिर दूसरी कक्षा का निकालेंगे, 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा का निकालेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18। चौथी कक्षा का निकालेंगे, 2n², 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफ़ी दूरी पर होता है। आगे समझाएंगे क्यों। ये जब समझाएंगे ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि दूरी पर क्यों होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। इस तरह से परमाणु इस तरह से होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से, ये फार्मूला के अनुसार। तो ये है परमाणु। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। वो परमाणु संख्या किस चीज़ पर निर्धारित होता है?
परमाणु संख्या उसका एक ही क्यों है, ये होना चाहिए। तो परमाणु जो है इसका प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या माना गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, वो कभी भी निकल जाता है, और लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलता है, ये फिक्स रहता है प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या माना गया है। और इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या, कोई उदासीन परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। अगर परमाणु उदासीन है तो उसका प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। E इज इक्वल टू ई। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में। अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है, तभी परमाणु उदासीन होगा। परमाणु उदासीन होता है, हमेशा याद रखिएगा, परमाणु उदासीन होता है। और आयनिक भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब ये आयनिक भी हो जाता है, और साझा भी करता है उस कंडीशन में भी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में होता है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32, इस तरह से चलता रहता है। अब समझते हैं कि प्रोटॉन पर प्लस क्यों दिए हैं आप। प्रोटॉन जो है इस पर प्लस दिया जाता है क्योंकि यह पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस इसलिए दिया गया है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नॉट आयन, कोई चार्ज नहीं होता है, या फिर नॉट चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे इसकी संरचना भी आप समझ गए, ये सब भी आप समझ गए। अब विद्युत धारा इसी पर आधारित है। विद्युत धारा जो है वो यही इलेक्ट्रॉन जब बहने लगता है ना एक फ्लो में, तो उसी को ही विद्युत धारा कहते हैं। जिस तरह पानी की धारा बहती है उसमें जल का धारा रहता है, उसी तरह विद्युत का धारा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। वो आगे समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको परमाणु के बारे में। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से दूर भागना चाहता है, प्रतिकर्षित करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हम बनाए हैं यहाँ पर, और एक बनाए यहाँ पर, तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है ये दोनों में, लेकिन प्रोटॉन जो है उसको आकर्षित कर रहा है। ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन को आप मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक लड़का है और प्रोटॉन को मान लीजिए एक लड़की है। तो इस तरह से लड़का लड़का को प्रतिकर्षित करेगा और लड़का लड़की को आकर्षित करेगा। जिस तरह से सेम उस तरह से ये दोनों जो है इसमें आकर्षण हो रहा है, और ये इससे धक्का मार रहा है कि तुम दूरे रहो, और ये भी इससे धक्का मार रहा है, लेकिन इसमें 8 हुआ टाना है, तो सब दूरी दूरी पर रहना चाहिए। ये जितना दूरी, ये अधिकतम दूरी पर ही, इसलिए ये फैला हुआ है पूरा। 18 इलेक्ट्रॉन उसी तरह से फैला हुआ है, समझे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर नहीं चार्ज रहता है, और प्रोटॉन भी प्रतिकर्षित करता है। ये क्या करता है? प्रतिकर्षित। और इलेक्ट्रॉन भी प्रतिकर्षित करता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लड़का लड़की, ये करेगा आकर्षित। और अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो ही गया, अब तो सभी हो ही गया,
बस। और अगर न्यूट्रॉन आ जाए तब, न्यूट्रॉन आ जाए तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये खुद ही उदासीन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लीनावेश हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? परमाणु की संरचना समझ में आ गया। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो इसका एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, मतलब परमाणु संख्या 1, तो प्रोटॉन की संख्या 1। तो अब उसका एक डायग्राम बना दे, चलिए बना के दिखाते हैं। ये हीलियम का डायग्राम, हीलियम 2 गो प्रोटॉन और 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का है। और हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा और एक अंदर में प्रोटॉन बैठा रहेगा। हीलियम में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, बाहर में चक्कर लगा रहा है, और 2 गो ही प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है। समझ में आया आप लोगों को कि 2 गो इलेक्ट्रॉन है और 2 गो प्रोटॉन है। अब हम समझते हैं परमाणु भार, परमाणु भार के बारे में भी समझ लेते हैं। परमाणु भार, परमाणु भार क्या होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को योग को परमाणु भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन है तो एगो प्रोटॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एगो न्यूट्रॉन भी है तो इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन 1 है और प्रोटॉन 1 है तो, समझ में आया? अगर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका परमाणु भार 4 हो जाएगा। 2 गो प्रोटॉन रहेगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन रहेगा, और 2 न्यूट्रॉन है तो 4 हो जाएगा। मतलब ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। अभी आवेशित कब होता है? आवेशित, धन आवेशित और ऋण आवेशित के बारे में समझते हैं। अक्सर बुकों में लिखा हुआ रहता है कि धन आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया, इसको इस चीज़ से रगड़ें तो ये इस पर धन आवेशित है, इस पर ऋण आवेशित हो गया। जैसे कांच की छड़ पर रेशम का कपड़ा रगड़ने पर रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया और कांच का छड़ धनावेशित हो गया। तो ये कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया ना तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या कम हो गया। ऐसे देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और 2 गो प्रोटॉन है, 2 गो प्रोटॉन है, तब ये परमाणु उदासीन है, ठीक है। 2 गो इलेक्ट्रॉन और 2 गो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव में और प्रोटॉन पॉजिटिव में, तो ये उदासीन है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो वैसे ही है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 2 में से गया 1, 1 किस चीज़ में? प्लस में, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धनावेश हो गया, ये धनावेशित हो गया, इसमें एक प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो, जैसे कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की कपड़ा पर गया था ना, उसी तरह से इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये माइनस में 3, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, तो -2 पहले था, एक माइनस और आया तो -3, और प्रोटॉन तो उतना ही है तो माइनस में 1, मतलब ये ऋणावेशित हो गया। एक इलेक्ट्रॉन आया तो ऋणावेशित हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये धनावेशित हो गया। यही है धनावेशित और ऋणावेशित का फंडा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए धनावेशित और ऋणावेशित के बारे में।
अब आगे इसमें क्या समझना है। हाँ, परमाणु गोलाकार क्यों होता है। परमाणु ये तो जान ही गए कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता ही क्यों है। ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता क्यों रहता है, बात यहाँ पर ये है। तो आप एक दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई रस्सी लीजिए, आप कोई रस्सी लीजिए और रस्सी को क्या कीजिए, रस्सी को एक ढेला में बांध दीजिए या फिर कोई पत्थर में बांध दीजिए। उसके बाद हाथ से पकड़ लीजिए और ऐसे करके ऐसे घुमाइए स्पीड में। वो एक गोलाकार सर्कल में चक्कर लगाएगा पत्थर। जिस तरह से पत्थर चक्कर लगा रहा है उसी तरह से ये भी लगा रहा है। और ये रस्सी का काम कौन कर रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आकर्षित कर रहा है ना, और दोनों खींच रहा है। जैसे हम रस्सी को, ये स्पीड में घूर रहा है तो खींच रहा है कि नहीं, हम हाथ से खींच रहे हैं। अगर घुमा दे कस के एकदम स्पीड में, उसके बाद छोड़ दे, घुमाते घुमाते इसे छोड़ दे, तो वो उधर चल जाएगा, चाहे उधर चल जाएगा, जिधर ढेला रहेगा उधर चल जाएगा, वो सर्कल में फिर नहीं घूरेगा। इसी तरह से ये दोनों आकर्षित किए हुए हैं, तभी तो ये चक्कर लगा रहा है। अगर ये आकर्षित नहीं करता, दोनों आकर्षित, अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एकाएक आकर्षित करना छोड़ दे, ये छोड़ दे रहा, हम रस्सी ऐसे करते रहे छोड़ दे तो इधर उधर चल जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर ही ये पकड़ लिए है, आकर्षित कर रहा है तो ये चक्कर लगा रहा है, और जैसे छूटेगा, आकर्षित करना बंद हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखर जाएगा। फिर परमाणु है ये नहीं रहेगा, प्रोटॉन भी बिखर जाएगा। फिर समझे, इस तरह से होता है। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ विशेष तो बचा हुआ नहीं है, जितना बताना था उतना बता दिए परमाणु के बारे में। अब परमाणु का इतिहास के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे कि परमाणु का खोज कैसे कैसे हुआ है, कितने सारे वैज्ञानिक आए हैं और कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर ये सब के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए और हमें उत्साह मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।